नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देखिए चोल वंश की। देखिए पिछले वीडियो में हमने बात करी थी देखिए मौर्य काल की, गुप्त काल की, राष्ट्रकूट वंश की, गुर्जर वंश की, वर्धन वंश की। आज हम बात करेंगे देखिए चोल वंश की। तो देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले चोल वंश का जो संस्थापक है वो कौन माना गया है, तो देखिए चोल वंश का संस्थापक माना गया है विजयालय। कौन? विजयालय। विजयालय ने देखिए चोल वंश की जो स्थापना करी थी वो देखिए या नींव डाली थी चोल वंश की, तो वो नींव डाली थी 851 से 871 तक। सर्वप्रथम इसकी नींव डाली 851 में। विजयालय का जो शासन था वो माना गया है 851 से 871 तक। इन्होंने देखिए चोल वंश की जो राजधानी सर्वप्रथम बनाई थी वो बनाई थी तंजौर को। किसको? तंजौर को। उसके बाद में हम बात करें तो देखिए ये जो चोल वंश के जो शासक हैं इनको देखिए चोल सेना को सबसे ज़्यादा क्रूरता के लिए कुख्यात थी यहाँ की जो सेना, क्योंकि यहाँ की जो सेना थी वो देखिए जनता के नाक कान ये सब काट लेती थी। मतलब अगर कोई कर नहीं देता था या कोई अगर थोड़ी सी भी अगर कुछ भी ऊंच नीच हो जाती थी ना, तो यहाँ के जो शासक थे वो जनता के साथ बहुत बुरा अत्याचार करते थे। उसके बाद में हम बात करें देखिए विजयालय के बाद में जो राजा हुआ वो हुआ परांतक प्रथम। परांतक प्रथम का जो काल है वो 907 से 955 तक माना गया है। परांतक प्रथम को देखिए वास्तविक संस्थापक माना गया है चोल वंशों का। उसके बाद में जो राजा हुए वो हुए परांतक द्वितीय। उसके बाद में चौथे नंबर के जो राजा हुए वो हुए राजराज प्रथम, जिनका काल माना गया है 985 से 1014 तक। तो देखिए राजराज प्रथम जो है इन्होंने देखिए चोल वंश में एक मंदिर बनवाया था, जो मंदिर बहुत फेमस है। मंदिर का नाम है राजराजेश्वर या वृद्धेश्वर मंदिर या फिर तंजौर का मंदिर। और देखिए ये जो मंदिर है ये द्रविड़ कला का सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना गया है। उसके बाद में जो राजा हुए राजराज प्रथम के बाद में जो राजा हुए वो हुए राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने देखिए राजेंद्र प्रथम जो है इन्होंने देखिए चोलों के सबसे शक्तिशाली राजा माने गए हैं। और इन्होंने देखिए गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर भी बनवाया था और गंगेकोंड की उपाधि भी धारण करी थी और राजधानी भी गंगेकोंड चोलपुरम बनाई थी। उसके बाद में हम बात करें तो देखिए इनके बाद में जो राजा आए वो आए देखिए राजाधिराज प्रथम, पहला शासक माना जाता है ये। और इसके बाद में अगर बात करें तो देखिए ये पहला शासक माना जाता है चोलों का जिसने अश्वमेध यज्ञ युद्ध करवाया। अश्वमेध पहले तो यज्ञ करा, उसके बाद में इन्होंने युद्ध करा था। उसके बाद में जो राजा आते हैं वो देखिए राजेंद्र द्वितीय, उसके बाद में वीर राजेंद्र, उसके बाद में अधिराजेंद्र, उसके बाद में कलोतुंग प्रथम, कलोतुंग द्वितीय, विक्रम चोल, उसके बाद में कलोतुंग तृतीय। अंतिम जो राजा है चोल वंशों का वो है राजेंद्र तृतीय। अब हम बात करते हैं देखिए यहाँ से, यह प्राचीन दक्षिणापथ के 3 प्रमुख राज्यों में से एक था। अन्य 2 राज्य थे पांड्य और चेर अथवा केरल। अशोक के अभिलेखों में इस राज्य का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ। चोल राज्य के निवासी तमिल भाषी थे। उन्होंने तमिल भाषा में उच्च कोटि के साहित्य लेखन को प्रोत्साहन किया। तिरुवल्लुर रचित कुरल इसका अच्छा उदाहरण है। करिकाल लगभग 1100 ईसा पूर्व चोल वंश का एक राजा हुआ जिसने पुहार या पुगार नगर की नींव डाली थी। उसने सिहल से युद्ध किया। किससे? सिहल से युद्ध किया। उसने सिहल से युद्ध किया और युद्ध बंदियों से कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबे बांध का निर्माण कराया। वह चोलों की राजधानी को उरकपुर से कावेरी पत्तनम ले गया। चोल राजा विजयालय के पुत्र और उत्तराधिकारी आदित्य ने पल्लव नरेश अपराजित को हराया था। आदित्य के पुत्र परांतक प्रथम ने पल्लवों की शक्ति को पूरी तरह कुचल दिया था और उसने पांडवों की राजधानी मथुरा पर भी अधिकार कर लिया था। उसके बाद में हम बात करते हैं जो चोल का जो राजराज प्रथम है उसकी उन्होंने क्या क्या किया। चोल राजराज प्रथम 985 से 1013 तक इनका काल था। संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुर्ग, सिहलदीप को अपने अधीन करके पूरे दक्षिण भारत का एक छत्र सम्राट बन गया। कौन? राजेंद्र प्रथम। उसने अपनी राजधानी तंजौर में भगवान शिव का राजराजेश्वर वृद्धेश्वर मंदिर बनाया। देखिए ये आ गया राजराजेश्वर मंदिर जो किसका था? शिव का।
उसके पुत्र उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम थे, जिनका काल 1016 से 44 तक था। ये देखिए शक्तिशाली थे, इनके पास नौसेना, सर्वाधिक शक्तिशाली नौसेना थी, जिसने पेंगू, मर्तबान तथा अंडमान निकोबार द्वीपों को जीता था। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। उसने बंगाल और बिहार के शासक महिपाल से युद्ध किया। उसकी सेनाएं कलिंग पार करके ओड़, जिसको ओडिशा बोला जाता है, दक्षिण कोसल, बंगाल और मगध होती हुई गंगा तक पहुंची। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगेकोंड की उपाधि धारण करी। तो देखिए गंगेकोंड की उपाधि धारण किसने करी थी? राजेंद्र प्रथम ने। उसका पुत्र उत्तराधिकारी राजाधिराज, जिसका काल 1044 से 54 तक था, चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ हुए कोप्पम के युद्ध में मारा गया, परंतु वीर राजेंद्र 1034 से 69 तक ने चालुक्यों को कुंडल संगम के युद्ध में परास्त कर पिछली हार का बदला ले लिया। चोलों में देखिए शीघ्र ही उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया। उसके फलस्वरूप सिंहासन राजेंद्र कुलोत्तुंग प्रथम को प्राप्त हुआ। राजेंद्र कुलोत्तुंग की मां चोल राजकुमारी और पिता कौन थे? चालुक्य राज्य का स्वामी था। इस प्रकार कुलोत्तुंग ने चोलों के एक नए वंश की स्थापना की और उसने 40 वर्षों तक देखिए शासन करा था। अब हम बात करते हैं चोल शासकों का जो प्रशासन है वो कैसा था। तो देखिए चोल शासकों का जो प्रशासन है वो ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। और यहाँ पर देखिए जो चोलों का प्रशासन है वो संपूर्ण चोल राज्य जो है 6 प्रांतों में बटा हुआ था। कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में बटा हुआ था, जिनको मंडलम कहा जाता था। मंडलम के उपविभाग जो हैं कोट्टम कहलाते थे। कोट्टम के उपविभाग नाडु कहलाते थे। नाडु कुर्रम और ग्राम होते थे। नाडु क्या होते थे? कुर्रम और ग्राम होते थे। अभिलेखों में नाडु की सभा को नाट्टर और नगर की श्रेणियों को नागरतार कहा गया है। गांव के प्रतिनिधि प्रतिवर्ष नियमित निर्वाचित होते थे। प्रत्येक मंडलम को तो स्वायत्ता प्राप्त थी, लेकिन राजा को नियंत्रित करने के लिए कोई भी केंद्रीय विधानसभा नहीं थी यहाँ पर। और भूमि की जो उपज का जो लगान के रूप में लेते थे ना यहाँ पर, तो वो देखिए 1/6 के रूप में लगान लेते थे, और वो भी नगद स्वर्ण मुद्राओं के रूप में लेते थे। चोल राज्य में प्रचलित सोने का जो सिक्का था उसको क्या बोला गया है? कांसू कहा गया है, जो 16 औंस का होता था। चोल राजाओं के पास देखिए विशाल स्थल सेना के साथ साथ मजबूत जहाजी बेड़ा भी था। चोल राजाओं ने सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी करी थी। क्या पूरी करी थी? बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी करी थी। अब उसके बाद में हम बात करते हैं देखिए चोल वंशों की जो है कला संस्कृति की। तो देखिए चोलों ने पल्लवों की स्थापत्य कला को आगे बढ़ाया। चोलों की द्रविड़ मंदिर शैली की कुछ विशेषताएं हैं कि यहाँ के जो मंदिर हैं वो देखिए वर्गाकार विमान के होते थे, मंडप के रूप में बने हुए होते थे, गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभों से युक्त व्रत सदन, सजावट के लिए यहाँ पर देखिए पारस्परिक सिंह, ब्रैकेट तथा संयुक्त स्तंभों आदि का होना था। राजराज प्रथम का जो तंजौर का शिव मंदिर है, जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा गया है, ये द्रविड़ शैली का एकमात्र शानदार नमूना माना गया है। दक्षिण भारत में देखिए नहरों की प्रणाली जो चोलों की जो मानी गई है ना, वो क्या मानी गई है? देन मानी गई है। उसके बाद में हम बात करें तो देखिए चोल मंदिरों में चिदम्बरम और तंजौर के मंदिर सर्वोत्कृष्ट थे। चोल युग की नटराज शिव की कांसे की मूर्तियां भी सर्वोत्कृष्ट मानी गई हैं। मंदिरों को गोपुरम शैली का विकास इसी युग में कहा गया है। अब बात करते हैं हम चोल वंश के समाज की कि यहाँ का समाज कैसा था। चोल राजा शैव धर्मानुयायी थे। राजाधिराज के लेखों में अश्वमेध यज्ञ का भी उल्लेख है। समाज में स्त्रियां संपत्ति की स्वामिनी होती थी। दास और देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी। तो देखिए इससे पता चलता है कि यहाँ पर समाज में जो स्त्रियां थी संपत्ति की स्वामिनी होती थी। तो यहाँ इस बात से पता चलता है कि यहाँ पर जो है स्त्रियों की लोग रिस्पेक्ट करते थे और स्त्रियों को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया था, और यहाँ पर जो स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। अब हम बात करते हैं उसके बाद में पल्लव वंश की। तो देखिए पल्लव वंश में जो अगर बात करें हम सबसे पहले जो कौन कौन से राजा हुए, कौन से राजा ने क्या करा, तो देखिए अगर हम बात करें पल्लव वंश की, तो देखिए पल्लव वंश जो है 6ठी सदी से माना गया है।
600 से 890 तक पल्लव वंशों का काल माना गया है। और पल्लव वंशों की देखिए राजधानी की बात करें तो कांचीपुरम मानी गई है दक्षिण भारत में। पल्लव वंश जो है देखिए कृष्णा नदी से लेकर के गोदावरी नदियों के बीच में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ के अगर प्रमुख जो है संस्थापक की अगर बात करें तो सिंह विष्णु थे प्रथम संस्थापक। उसके बाद में जो राजा हुए महेंद्र वर्मन प्रथम आए, जिन्होंने देखिए इन्होंने देखिए मतविलास नाटक की रचना करी थी। उसके बाद में नरसिंह वर्मन आए, नरसिंह वर्मन द्वितीय आए, नंदी वर्मन आए, तो बहुत से राजा आए। और अंतिम जो राजा था पल्लव वंश का वो था अपराजित वर्मन। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो देखिए यहाँ पर पल्लव कालीन कला भी है। तिरुचन्नापल्ली जो दरी कालीन मंदिर से संबंधित है, महाबलीपुरम रथ मंदिरों का निर्माण से संबंधित है, महेंद्र वर्मन शैली जो 3 शैलियों से बनी हुई थी, मामल्ल शैली 2 शैलियों से, यहाँ पर 8 रथों का वर्णन मिलता है, राज सिंह शैली, नंदी वर्मन शैली। तो अब हम बात करते हैं शुरू से कि यहाँ पर क्या क्या कैसे हुआ। इस वंश के शासक अकराट, मद्रास, तिरुचन्नापल्ली तथा तंजौर के आधुनिक जिलों पर राज्य करते थे। शिलालेखों में पहले पल्लव राजा का उल्लेख कांची के विष्णुगोप का मिलता है। पल्लवों में सिंह विष्णु 6ठी शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में है सिंहासन पर बैठा। कौन बैठा? सिंह विष्णु। और कब? 6ठी शताब्दी में सिंहासन पर बैठा। उसके बाद लगभग 2 शताब्दियों तक पल्लवों ने राज्य किया। प्रमुख पल्लव राजाओं की अगर हम बात करें तो देखिए प्रमुख जो पल्लव राजा थे वो कौन कौन से हुए। महेंद्र वर्मा प्रथम, जिनका काल 600 से 625 तक माना गया है। उसके बाद में देखिए नरसिंह वर्मा प्रथम आते हैं, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा, नरसिंह वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा द्वितीय, नंदी वर्मा द्वितीय तथा अपराजित। ये जो अपराजित है ये अंतिम राजा था पल्लव वंश का। उसके बाद में हम बात करें, महेंद्र वर्मा महान वास्तु निर्माता था। उसने पत्थरों को तराश कर अनेक मंदिर बनवाए। महेंद्र वर्मा प्रथम ने मतविलास प्रहसन नामक नाटक की रचना करी। उसने महेंद्र तालाब भी खुदवाया। किसने? महेंद्र वर्मा प्रथम ने। उसे लगभग 610 में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया था। किसको? महेंद्र वर्मा प्रथम को। उसके बाद में जो है महेंद्र के पुत्र तथा उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मा, जिनको महामल्ल कहते थे, ने 642 में, कब? 642 में पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर दिया और उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। परंतु चालुक्यों ने 655 में इस हार का बदला ले लिया। चालुक्य को जो राजा था विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव राजा जो था परमेश्वर वर्मा को पराजित कर उसकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया। प्रारंभिक पल्लव राजाओं ने मामल्लपुरम या महाबलीपुरम नगर की स्थापना की। किसकी? महाबलीपुरम नगर की स्थापना की और वहाँ पर 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ चट्टानों को तराशकर मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई। कांची में भी पल्लव राजाओं ने मंदिर बनवाए। पल्लव शासकों में कुछ विष्णु के उपासक थे और कुछ शिव के उपासक माने गए हैं। तो देखिए पल्लव शासकों में कुछ तो विष्णु के थे उपासक, कुछ शिव के उपासक थे। अब हम बात करते हैं चालुक्य वंश की। तो देखिए चालुक्य वंश में प्रमुख जो राजा है वो कौन कौन से हुए। तो हम बात करें अगर चालुक्य वंश की तो देखिए चालुक्य वंश जो है वो आपके कहाँ तक था। तो देखिए चालुक्य वंश फैला हुआ था कर्नाटक में। कहाँ पर फैला हुआ था? कर्नाटक में। और ये देखिए इसकी जो है मतलब इसको 3 भागों में बांटा गया है चालुक्य वंश को। तो देखिए जो पहला भाग है वो देखिए वातापी, जिसका जो संस्थापक माना गया है वातापी चालुक्य, जिसका संस्थापक माना गया है जयसिंह को। और वातामी जो चालुक्य है वो 550 से 750 तक इसका काल था। वादामी जो चालुक्य माने गए हैं वो देखिए पुलकेशिन जो शासक माने गए वो है पहला जयसिंह, दूसरा पुलकेशिन प्रथम, तीसरा कीर्तिवर्मन प्रथम, चौथा मंगलेश, 5वां पुलकेशिन द्वितीय। अब उसके बाद में हम बात करें देखिए इनकी अगर चालुक्यों की उत्पत्ति की बात करें तो देखिए चालुक्यों की जो उत्पत्ति है वो देखिए अग्निकुंड से मानी गई है और राजधानी थी अनहिलवाड़। और अगर प्रमुख राजाओं की बात हम कर ही रहे हैं ऑलरेडी। उसके बाद में जो दूसरी शाखा थी वो देखिए कल्याणी शाखा थी। कौन सी शाखा थी? कल्याणी शाखा। कल्याणी जो शाखा है उसका संस्थापक माना गया है तेलप को। 950 से 1100 तक माना गया है कल्याणी चालुक्यों को।
इसका पता जो हमें चलता है, देखिए विल्हण कृत जो है, विल्हण के द्वारा जो लिखी गई बुक है विक्रमादेव चरित्र, उससे पता चलता है। यहाँ पर देखिए विक्रमादित्य हुए, सोमेश्वर प्रथम हुए, सोमेश्वर द्वितीय हुए, सोमेश्वर तृतीय, चतुर्थ ये राजा हुए। उसके बाद में तीसरी जो शाखा है वो है वेगी के पूर्वी चालुक्य, जिनका काल माना जाता है 600 से 1200 ईसा पूर्व तक। यहाँ पर देखिए विष्णु वर्मा, राजधानी वेगी थी, विष्णु वर्मा जो है संस्थापक थे, विष्णुवर्मन सॉरी। उसके बाद में विष्णुवर्मन प्रथम, विष्णुवर्मन द्वितीय भी आए, जयसिंह द्वितीय आए, विजयादित्य आए, ये सब राजा आए। यहाँ पर देखिए चालुक्य वंश में, देखिए चालुक्य वंश को देखिए एक अलग नाम से भी जाना जाता है, सोलंकी वंश के नाम से। किसके नाम से? सोलंकी वंश के नाम से। और देखिए चालुक्य कालीन कला और स्थापत्य कला का भी यहाँ पर विकास हुआ। मंदिरों का नगर जिसको ऐहोल कहा जाता है, सूर्य मंदिर, मेघूती जैन मंदिर, रावण फाड़ी गुफा, गोड़ा मंदिर, बेशर शैली, ये सब यहीं पर मिले। यहाँ पर देखिए पतगढ़ कल, पापनाथ का मंदिर, विरूपाक्ष का मंदिर जिसको विक्रमादित्य की पत्नी ने बनवाया था, जिसको नाम दिया था लोकेश्वर नाम से। यहाँ पर चालुक्यों में देखिए स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी मानी गई है। अब हम बात करते हैं चालुक्यों की कि इसमें क्या क्या दे रखा है बुक में। चालुक्य वंशी पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेघ यज्ञ कराया। वातापी के चालुक्यों को 13 वर्ष के व्यवधान 642 से 655 को छोड़कर 550 से लेकर 757 तक शासन किया। चालुक्य नरेशों में चौथा पुलकेशिन द्वितीय सबसे अधिक प्रख्यात है। उसने 608 में शासन ग्रहण किया। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। उसका राज्य विस्तार उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक था। किसका? पुलकेशिन द्वितीय का। 642 में वह पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा द्वारा पराजित हुआ। कौन पराजित हुआ? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन के पुत्र हुआ विक्रमादित्य प्रथम ने चालुक्य शक्ति पुनः प्रतिष्ठित की। चालुक्य जो नरेश है, कौन? चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने 973 में राष्ट्रकूट नरेश को परास्त किया। कल्याणी को अपनी राजधानी बनाकर नए चालुक्य राज्य की स्थापना की और यह नया राज्य 973 ईसा से 1200 तक सत्तासीन रहा। कल्याणी के इस चालुक्य राज्य का एक लंबे अरसे तक तंजौर के चोलवंशी शासकों से संघर्ष चला। सत्याश्रय नामक चालुक्य राजा को चोल नरेश राजराज ने परास्त किया। चालुक्य सोमेश्वर प्रथम ने इस अपमान का बदला न केवल चोल नरेश राजाधिराज को कोप्पम के युद्ध में करारी हार देकर लिया, वरन इस युद्ध में उसने देखिए राजाधिराज का वध भी कर दिया और 7वें नरेश विक्रमादित्य षष्ठ ने, जो विक्रमांक के नाम से विख्यात था, कांची पर अधिकार भी कर लिया। और प्रसिद्ध कवि जो विल्हण है, विल्हण को संरक्षण प्रदान किया। विल्हण ने देखिए विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित विक्रमादेव चरित्र नामक ग्रंथ लिखा था। तो ये क्वेश्चन आता है कि विक्रमादेव चरित्र जो बुक है वो किसने लिखी थी? विल्हण ने। और ये किस पर लिखी हुई थी? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य है वो किस शाखा के थे? कल्याण शाखा के। किस शाखा के? कल्याण शाखा के। वातापी और कल्याण के चालुक्य नरेश ने हिंदू होने पर भी बौद्ध और जैन धर्म को प्रश्रय दिया। चालुक्य राजाओं ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा व्याख्या के लेखक प्रसिद्ध कौन हुए? विज्ञानेश्वर। चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में रहते थे। कौन? विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा को हिंदू कानून का एक प्रसिद्ध अधिकारित ग्रंथ माना गया है। किसको? मिताक्षरा को। अब हम बात करते हैं बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। शक, हूण, कुषाण। अब हम बात करते हैं शक की। मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी। कौन? शक, जिसने पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया। किसने? शक ने। यहाँ से शक बोलन दर्रे से होकर लगभग 71 ईसा पूर्व में भारत आए। रामायण एवं महाभारत में शक बस्तियों को कम्बोजों और यवनों के साथ रखा गया। कालकाचार्य कथानक में भारत पर शक्कों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जिसमें उन्हें शक्कगुल कहा गया है। किनको? शक्कों को। हिंदू सिंधु प्रदेश को जीतकर, किसको?
सिंधु प्रदेश को जीतकर उन्होंने सौराष्ट्र में शक शासन की स्थापना की। मुद्राओं और लेखों से स्पष्ट है कि उनकी एक शाखा ने उत्तरापंथ और मथुरा में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और कालांतर में वे अवंती, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में फैल गए थे। कौन? शक। तक्षशिला के शक शासकों में मावेज एवं एजेज के नाम आते हैं। तक्षशिला में शक शक्ति का विनाश पल्लवों के द्वारा हुआ। हमामम कौन? हमामस और हगान मथुरा के प्रारंभिक शक क्षत्रप थे। मथुरा से प्राप्त सिंह शीर्षक लेख में बाद के शक शासक राजबूल को, किसको? राजबूल को महाक्षत्रप कहा गया। क्या कहा गया था? महाक्षत्रप कहा गया। मथुरा के शकों में, किसमें? मथुरा के शकों में। मथुरा के शकों ने पूर्वी पंजाब तक अपनी सीमा का विस्तार कर लिया। मथुरा में शक शक्ति का विनाश कुषाणों के द्वारा हुआ। पश्चिमी भारत में शकों के क्षहरात वंश के भूमक तथा नहपान 2 शासक ज्ञात हैं। इन शक शासकों ने सातवाहनों से कुछ प्रदेश जीते और महाराष्ट्र, काठियावाड़ और गुजरात पर शासन किया। नहपान के समय भारत तथा पश्चिमी देशों के बीच समृद्ध व्यापारिक संबंध कायम था। जोगलथाम्बी नामक स्थान से मिले सिक्कों से यह प्रमाणित होता है कि नहपान गौतमीपुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ। नासिक लेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को क्षहरात वंश का उन्मूलक कहा गया है। उज्जैनी तथा काठियावाड़ के शक शासकों में चष्टन का नाम आता है, जिसने उज्जैनी में शक राजवंश की स्थापना की थी। इस वंश के शासकों ने अपने लेखों तथा मुद्राओं पर शक संवत का उपयोग किया तथा चष्टन का पौत्र रुद्रदामन महत्वपूर्ण शासक हुआ। किसमें? शक शासकों में, जिसके बारे में जानकारी जूनागढ़ लेख से प्राप्त होती है। रुद्रदामन का साम्राज्य पूर्वी पश्चिमी मालवा, द्वारका, जूनागढ़, साबरमती नदी तक और मारवाड़ और सिंधु घाटी, उत्तरी कोंकण और विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। कहाँ तक फैला हुआ था? विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। अब उसके बाद में हम बात करें, मुद्राओं से प्रदर्शित होता है कि चष्टन का वंश जो है 305 ईसा में समाप्त हो गया था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए, कुषाण वंश की, हूण वंश की। किसकी? कुषाण वंश की, हूण वंश की। तो ये बच गए। देखिए, ये कुषाण वंश है। कुषाणों को देखिए यूची या तोचेरियन भी कहा गया है। यहूची कबीला 5 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था? 5 भागों में बटा हुआ था। और देखिए यहाँ पर देखिए कुजुल कडफिसम प्रथम हुआ 15 ईसा पूर्व से 65 ईसा पूर्व तक। यह अपने जाति के गौरव का संस्थापक था। इसने देखिए दक्षिणी अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, पार्थिया के एक भाग को अपने राज्य में मिला लिया था। उसके बाद में देखिए विम कडफिस द्वितीय हुए। उसके बाद में देखिए कनिष्क हुए। यह भारत के प्रमुख कुषाण राजाओं में माना जाता है। कौन? कनिष्क। कनिष्क के बारे में पूछा जाता है। देखिए परंपरा के अनुसार इसके समय देखिए कश्मीर के कुंडल में आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। किसके समय पर? कनिष्क के समय पर। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। किसकी? कनिष्क की। इसने 78 ईस्वा में नया संवत चलाया, जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर भी बसाया। तो देखिए ये क्वेश्चन आता है कि शक संवत जो है वो किसने चलाया था? कनिष्क ने। उसने काशगर, यारकंद, खोतान पर भी विजय प्राप्त की। किसने? कनिष्क ने। महास्थान, जिसको बोगरा बोला गया है, में पाई गई सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित है। मथुरा जिले में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है। इस प्रतिमा में उसने घुटने तक चोगा और भारी बूट पहने हुए थे। एक तांबे के सिक्के पर कनिष्क को वेदी बलि देते हुए दिखाया गया है। कनिष्क के राजदरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध विचारक हुए। नागार्जुन जैसे प्रख्यात गणितज्ञ हुए। चरक जैसे चिकित्सक हुए। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय जो प्रचार है वो कनिष्क के समय पर ही हुआ था। उत्तर भारत में कुषाण शासकों की सत्ता जो है लगभग 230 ईसा तक बनी रही। इस समय रोम से भारत का व्यापार काफ़ी
लाभप्रद स्थिति में था, जिसने भारत में आर्थिक समृद्धि आई। ये देखिए ये है कनिष्क। उसके बाद में हम बात करें देखिए हूणों की। हूणों ने क्या क्या करा था। भारत पर शक और कुषाण के बाद हूणों का भारत पर पहला आक्रमण 458 में हुआ। उस समय गुप्त वंश के सम्राट गुप्त का शासन था। उसके पुत्र स्कंदगुप्ता सेना का नेतृत्व करते हुए बंजारे हूण को हराया था। 30 वर्ष बाद पुनः हूण आक्रमण हुए। 6ठी शताब्दी के आरंभ तक हूणों का भारत के उत्तर पश्चिम के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया और तोरमान नामक सरदार ने गुप्ता साम्राज्य को नष्ट करके पंजाब, राजपूताना, सिंध और मालवा पर अधिकार कर महाराजाधिराज की पदवी धारण की। तोरमान का पुत्र मिहिरकुल था, जिसका राज्य 510 ईसा से आरंभ हुआ और शालकोट उसकी राजधानी थी। बौद्ध भिक्षुओं से मिहिरकुल को घृणा थी। उसने अनेक मठों एवं स्तूपों को नष्ट किया। मालवा के शासक यशोधर्मा ने उसे पराजित किया और पराजित होने के बाद वह कश्मीर चला गया और कश्मीर में अपना राज्य कायम किया। हूणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया और भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। देश पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। आत्मसातीकरण। शक, हूण, कुषाण विदेशी जातियां थीं। इन्होंने देखिए शासन तो किया, परंतु धीरे धीरे इनका भारतीय समाज एवं संस्कृति में आत्मसातीकरण भी हो गया। कुषाण शासकों में तो वैदिक धर्म पालन एवं शैव मत की निष्ठा सर्वमान्य रही। कनिष्क के द्वारा की गई बौद्ध धर्म की सेवा तो उसे भारत में महान राजाओं में अधिष्ठित करती है। ये है देखिए कृष्णकालीन सिक्के। उसके बाद में हम देखते हैं कुछ अध्ययन बिंदु जो मोस्ट माने गए हैं। ये देखिए महत्वपूर्ण बिंदु। महाभारत, बौद्ध साहित्य, चाणक्य के अर्थशास्त्र में महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य, कश्मीर के भूभाग को सम्मिलित थे। उसके बाद में देखिए अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया है। उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर भारत से प्राप्त उसके अभिलेख अरमाइक से निष्पन्न खरोष्टी लिपि में हैं। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिसेप को प्राप्त हुई। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र को कहा गया है। सातवाहन वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने वैदिक यज्ञों और वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया तथा यवनों और शकों में संघर्ष किया। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त जो है कभी युद्ध नहीं हारा था। आर्यभट्ट, वराहमिहिर तथा ब्रह्मगुप्त ने गुप्त काल में गणित तथा ज्योतिष विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम नामक एक सामंत ने 725 में की थी। उसके राज्य की स्थापना गुजरात में हुई, अतः उसके वंश का नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा। चोल शासक राजराज प्रथम ने अपनी राजधानी तंजौर में भगवान शिव का राजराजेश्वर मंदिर बनवाया। चोल युग के कांसे की शिव मूर्तियाँ कला की दृष्टि बहुत प्रसिद्ध है। शाहवाहन गौतमीपुर सातकर्णी को नासिक लेक में शकों को नष्ट करने के कारण शहरात वंश उन्मूलक कहा गया है। कनिष्क ने 78 ईसा में नया संवत चलाया, जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, आपको अगर ये पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।